हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है, खास करके देखा जाता है बोर्ड वगैरह में नहीं पूछता है, लेकिन इसका एक रोल जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खास करके थिंकिंग कैपेसिटी अगर कोई क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे वो इस क्वेश्चन को देख करके आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, कई सारे वेरिएबल होते हैं, उन सारे वेरिएबल को हम लोग रिलेट करके ऐसे टर्म में लेकर के जाएंगे जहां पर हमें मैथमेटिक्स को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं कि इसका सिर्फ रिजल्ट याद रखे रहते हैं और डेरिवेशन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए वो छोड़ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तुम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे ही तुम वैल्यू याद रखे हो ये किस तरह से ड्राइव होकर के आता है, तुम इसे भी याद रखो। अब हो सके तो मान करके चलो डेरिवेशन एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो दो बार भी वीडियो को रिपीट कर सकते हो, और एक बार मेरे करने के बाद तुम खुद से ट्राई करोगे, एक बार हो या दो बार हो, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है बहुत ही अच्छा। खास करके तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो ये सबका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम पहले ही लिख दिए हैं, क्योंकि देखो क्या लिखने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि बोर्ड वगैरह में क्या होते हैं इनफाइनाइट पूछते हैं, क्योंकि इसी में हम लोग थीटा का लिमिट चेंज कर देंगे तो वो इनफाइनाइट भी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग फाइनाइट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट जो थीटा का है वो ये जो थीटा 2 है इधर भी 90 ले लेंगे और थीटा 1 जो है इधर भी 90 ले लेंगे, क्योंकि इसका लेंथ बहुत बड़ा जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इसका एंगल बढ़ता 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 जब बहुत दूर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल हो जाएगी, जिसकी वजह से ये थीटा 1 जो है 90 के अप्रोक्स आ जाएगा। और इस तरह से इधर भी हम लोग लेकर के जाएंगे तो थीटा 2 का वैल्यू भी बढ़ता बढ़ता एक टर्म पे आकर के ये 90 हो जाएगा। तो इसमें जो हमें दिया हुआ है फाइनाइट लाइन चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा। क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन टर्म है हमको सिर्फ ये लैम्डा दिया हुआ है, और दूसरा टर्म दिया हुआ है कि इस लाइन चार्ज से डिस्टेंस कितना लिए हम लोग, ए डिस्टेंस ली, ये ए डिस्टेंस दिया हुआ है, और थीटा 1 थीटा 2 भी गिवन टर्म है। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसको हम लोग ई परपेंडिकुलर कर दिए, मतलब ये लाइन चार्ज जो है इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर होगा उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है k लैम्डा बाय n sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, क्योंकि तुम लोग इसको याद भी किया होगा। दूसरा होता है ई पैरेलल में, ई पैरेलल में हम नीचे की तरफ दिखाए हैं इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, बाद बाकी वो k लैम्डा बाय a सेम ही है। अगर तुम्हें ये मान के चलो मोड लगा दिए तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन अभी नीचे की तरफ ही है। अगर हम इस मोड को हटा दें, जैसे मान के चलो ये मोड को हटा दिए, इसका पॉजिटिव वैल्यू आया तो वो नीचे की तरफ होगा, अगर इसका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सही है। तो अब इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट पता है कि क्या सिचुएशन है। एक लाइन चार्ज है जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और इसका डिस्टेंस a दिया हुआ है और थीटा 1 थीटा 2 के टर्म में हमें आंसर निकालना है। तो इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो और हो सके तो तुम खुद भी प्रैक्टिस करना। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ से हम जो है थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या किए हैं कि ये जो हमारा थीटा 1 थीटा 2 था इसको हम हटा दें कुछ देर के लिए, फिर हम मानते हैं कि नीचे में कितना था, ये एंगल थीटा 2 नीचे था और थीटा 1 ऊपर था। तो सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए क्या किए हैं कि ये जो लाइन चार्ज है इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका हमें पता नहीं है, लेकिन किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक छोटा सा चार्ज है dq, जैसे कि हम इसका कंसीडर कैसे किए कि जहां पे हम कट किए हैं, मतलब जिस परपेंडिकुलर लाइन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल डिस्टेंस दिया हुआ है a डिस्टेंस, उस पॉइंट से क्या किए हैं हम l डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा dl कट मारे हैं। इस dl के अंदर कितना चार्ज होगा, dq चार्ज हो जाएगा। और देखो डिस्टेंस हमें जो दिया हुआ है वो सिर्फ a दिया हुआ था और थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ था, तो हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो स्मॉल a के टर्म में आएगा। नो तो आंसर में हमें l मिलेगा, ना dl मिलेगा, ना dq मिलेगा, सिर्फ हमें लैम्डा मिलना चाहिए। तो फिलहाल हम ये डिस्टेंस को मान लेते हैं स्मॉल r है। तो अब तुम्हें इस dq चार्ज की वजह से de इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है उसको आराम से लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कैसे हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो जैसे कि मान करके चलो कि हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिए थे, हम सीधा कर देते हैं। तो de है तो इसको हम लोग k dq डिवाइड बाय r स्क्वायर, कितना आसान है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। तो ये हमें जो दिया होगा k dq डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या हमें r भी दिया हुआ नहीं है तो उस r को निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या है dq चार्ज इस तरह से निकालेंगे, उसको भी हमें पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम लोग डी क्यू चार्ज ही निकाल लेते हैं। तो डी क्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसा तुम लोग पढ़ा होगा कि जो लेमडा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, समझ गया। तो हमें निकालना है डी क्यू। तो इसी तरह से अगर हम लोग डी क्यू निकालना है तो यहाँ पे लेमडा जो होगा डी क्यू बाय डी एल हो जाएगा। इस तरह से हमें मिल गया यहाँ से डी क्यू का वैल्यू। डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डीएल हो जाएगा, सही है। लेकिन ये डीएल भी तो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि ये डीएल जो है ये हमारे लिए एक अननोन टर्म है, वेरिएबल टर्म है। इस डीएल को हमें रिप्लेस करना है ऐसे टर्म में जिसके अंदर ए रहे या थीटा रहे। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा काम करने वाले हैं। काम क्या करेंगे कि इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एल ए और थीटा के अंदर रिलेशन है, तो इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ा ही है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, ये ट्रायंगल जो तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से हम लिखने जा रहे हैं tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया l बाय a। अब देखो वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल जो है l है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस dq चार्ज का लेंथ ऊपर लेते जाएंगे या नीचे लेकर जाएंगे तो l का वैल्यू चेंज करेगा। साथ साथ क्या है कि थीटा का वैल्यू भी चेंज करने वाला है, क्योंकि अगर ऊपर लेके जाएंगे तो थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा और नीचे लेके आएंगे तो ये मान के चलो कि पहले तो जीरो आएगा, उसके बाद फिर नेगेटिव में चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ टर्म जो है, इसमें थीटा भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, ए क्या है, कांस्टेंट है। जब दोनों तरफ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे हमारा tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, एल का होगा, लेकिन ए का नहीं होगा क्योंकि ए तो कांस्टेंट टर्म है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। जैसे मान करके चलो कि इसको हम लिख दिए a tan थीटा, a tan थीटा इक्वल टू l। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं तो a का डिफरेंशिएशन तो कुछ होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। tan थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। किसके टर्म में कर रहे हैं, थीटा के टर्म में, तो d थीटा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे dl, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो dl को हमें रिप्लेस करने के लिए जो इक्वेशन नॉन टर्म है वो मिल गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल रखे थीटा। तो वो थीटा एक वेरिएबल है और डीएल है, वो निकल गया हमारा। तो हमें जो यहां से क्या निकलना था, जैसे कि लेमडा डीएल, तो इसको डी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू हो जाएगा लेमडा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देखो ये डी क्यू का वैल्यू हमें मिला है, लेकिन अभी भी हमें एक टर्म अननोन है कि ये तो मान के चलिए कांस्टेंट टर्म है तो उसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये r जो है इसका वैल्यू निकालने की जरूरत है, क्योंकि r भी तो हमारा वेरिएबल ही है, क्योंकि हमें तो दिया हुआ सिर्फ a दिया हुआ है और थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि r का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो r का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसी ट्रायंगल की फिर से इसी ट्रायंगल के अंदर फिर से हम लोग आते हैं। यहाँ पर a दिया हुआ है, r दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो देखो ये बेस है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनस से रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, cos थीटा है। तो जैसे मान करके चलो हम लिखे cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू जो होने वाला है क्या होगा, a बाय r हो जाएगा। तो a बाय r, तो यहां से हमें r भी मिल जाएगा, तो इस r को इधर भेज देते हैं। तो r इक्वल टू a बाय cos थीटा होगा। जैसे कि देखो a बाय cos थीटा होगा, लेकिन हम cos थीटा को उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। r इक्वल टू a sec थीटा। तो यहां से हमें मिल गया क्या, r भी रिप्लेस हो गया a sec थीटा के टर्म में, उसके बाद dl भी रिप्लेस हो गया है। तो इस de को हम क्या लिख सकते हैं, आप इस de को लिख सकते हैं k, dq को क्या लिखोगे, लेमडा a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो r जो है हम निकाल चुके हैं, a sec थीटा के फॉर्मेट में है। तो ये कितना हो जाएगा, a sec थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम्हें देखो कितना फायदे की बात है कि हमारा यहाँ sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो चुका है। तो थोड़ा तो हमें कैलकुलेशन में आसानी मिली, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया है। अब ऊपर यहाँ पर एक a है, यहाँ पे 2a है, तो हमें जो de का वैल्यू मिल चुका है वो कितना मिल गया है, k लेमडा d थीटा डिवाइड बाय a। सिर्फ हमें सिंपल सा वैल्यू आ चुका है k लेमडा d थीटा डिवाइड बाय a। तो de का वैल्यू हमें मिल गया।
तो अब यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू भी लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। के लेमडा डी थीटा डिवाइड बाय ए, ये किसका वैल्यू है? डी। क्योंकि पहले ही हम बोल देते कि डेरिवेशन थोड़ा सा थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो अब ये जो हम बड़ा सा ये काम किए, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। अब क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख लिए हैं, तो इसको हम हटा करके अपने काम पे आते हैं, मुद्दे बात है। क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और चाहिए पैरेलल डायरेक्शन में। तो यहाँ से थीटा है, तो ये वैल्यू भी कितना होगा? थीटा होगा। तो इसका इस कंपोनेंट को अगर हम तोड़ेंगे और एक कंपोनेंट ये टूटेगा, तो ये अब डीई हमारा क्या हो गया? खत्म हो चुका है। तो डीई के दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर लिए हैं। तो डीई ना निकाल करके हम क्या निकालेंगे? डीई का cos थीटा, और इधर जो आएगा डी का sin थीटा। क्लियर है? तो हमें जब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कंप्लीट, यहां से लेकर के यहां तक, तो हमें इस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब पैरेलल कंपोनेंट निकालना है तो हमें इस कंपोनेंट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम यहां से क्या निकालने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई cos थीटा। अब देखो कहां से कहां तक करना पड़ेगा। तो अगर हम बात कर ले तो हम यहां से पहले लिखे हुए थे, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि ये यहां से इसको हम लोग थीटा 1 कंसीडर किए थे, और रिवर्स डायरेक्शन में थीटा 2 किए थे। कहने का मतलब है कि अगर हम यहां पर रखेंगे तो जीरो होगा, इससे अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हम तो यहां से चले थे, इसका मतलब इस लाइन से जो भी एंगल नीचे आए उसको नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। तो थीटा 2 ना लिख करके हम लोग यहाँ पर रेफरेंस लाइन क्या है? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ से ऊपर जब चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम -θ2 से लेकर के +θ1 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन का जो लिमिट आ जाएगा वो -θ2 से लेकर के +θ1 तक। सही है? तो अब थोड़ा सा हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो E का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलने वाला है, DE को हम पहले से लिख चुके हैं, k लेमडा d थीटा डिवाइड बाय a। तो इसको लिख देते हैं k लेमडा d थीटा डिवाइड बाय a, और ये आ जाएगा cos थीटा। लिमिट कहां से कहां तक? -θ2 से लेकर के +θ1 तक। अब जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर कर देते हैं, जैसे कि k लेमडा a जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो यहां से हम इसको बाहर कर लेते हैं। k लेमडा बाय a इंटीग्रेशन ऑफ, बचा क्या? सिर्फ cos थीटा d थीटा बचा है। तो cos थीटा d थीटा, तो इसका लिमिट हमें पता है -θ2 से लेकर के +θ1 तक करना है। तो अब इस cos थीटा का इंटीग्रेशन तो सबको पता है क्या होता है? sin थीटा होता है। तो यहां से हम चाहेंगे तो इसको आराम से लिख सकते हैं k लेमडा बाय a, इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो sin थीटा -θ2 से लेकर के θ1 तक। तो हमें E परपेंडिकुलर जो मिल गया है, इसको यहीं से फिर लेके आ जाते हैं हम लोग E परपेंडिकुलर। तो अब लिमिट पुट करेंगे, तो पहले θ1 पुट करेंगे, उसके बाद θ2 पुट करेंगे। तो यहां से आ जाएगा हमें k लेमडा बाय a sin θ1 माइनस में sin -θ2। और तुम जानता होगा कि साइन जो है ऑड फंक्शन है, तो उसके अंदर कुछ भी, जैसे कि साइन -x है तो इसको -sin x लिख सकते हैं। तो ये माइनस साइन क्या होगा? तो बाहर निकल जाए। जैसे कि अगर हम बात कर ले कि साइन -θ इक्वल टू -sin थीटा होता है, क्योंकि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है? वो नेगेटिव होती है, क्योंकि साइन का जो लिमिट है वो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे तो ये जो नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से हमें जो मिल गया है E परपेंडिकुलर इक्वल टू k लेमडा बाय a sin θ1 प्लस sin θ2। और हम पहले से ही इस रिजल्ट को याद कर चुके हैं, क्योंकि हम लिख चुके थे कि जो E परपेंडिकुलर होता है वो k लेमडा बाय a sin θ1 प्लस sin θ2 होता है।
तो ये डेरिवेशन करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो निकल चुका है, लेकिन अभी भी एक काम अधूरा है, ये पैरेलल कंपोनेंट निकालना है, क्योंकि इस तरफ पैरेलल आए, पैरेलल लिखे हुए हैं, तो इनको तुम लोग देख लिया, तो इसको हम हटा करके अब पैरेलल निकालने वाले हैं। तो पैरेलल जब निकालेंगे तो सारा काम तो हमारा सेम ही रहेगा, उसके लिए सिर्फ हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो काम किए हैं इसको हमें हटाना पड़ेगा और उसके बाद हम पैरेलल कंपोनेंट के लिए काम करते हैं। तो देखो ई पैरेलल के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ई पैरेलल करेंगे तो हमें कौन कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी sin थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट का फिर से वही रेंज होगा -θ2 से +θ1। तो यहां से डी sin थीटा का इंटीग्रेशन, और हम जानते हैं कि डी कितना है, डी को वैल्यू लिख चुके के लैम्डा डी थीटा डिवाइड बाय ए, के लैम्डा डी थीटा डिवाइड बाय ए, और ये sin थीटा मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और लिमिट कहां से कहां तक, -θ2 से लेकर के +θ1 तक। तो फिर से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं। हमारा जो कांस्टेंट टर्म है के लैम्डा बाय ए कांस्टेंट टर्म है, के लैम्डा बाय ए इंटीग्रेशन sin थीटा इनटू डी थीटा, sin थीटा इनटू डी थीटा, कहां से कहां तक, -θ2 से लेकर के +θ1 तक। तो फिर से अब हम ये काम कर रहे हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन, ये तो बहुत आसान है, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos थीटा, तो भले भूल गया होगा, लेकिन इसका sin थीटा का माइनस कोस, sin का डिफरेंशिएशन कोस होता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। तो इनका इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं, तो k लैम्डा बाय a, और ये आ जाएगा माइनस में sin थीटा का -cos थीटा, -θ2 से लेकर के θ1 तक, सही है। तो अब क्या करते हैं कि हम माइनस साइन को हटा लेते हैं बाहर, के लैम्डा बाय ए। अब इसका लिमिट पुट कर रहे हैं, तो यहां से क्या बचेगा, ये माइनस तो आ गया, cos θ1 माइनस में cos -θ2। लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए कि cos जो है वो इवेंट फंक्शन है, या ऐसे कह दो कि cos का वैल्यू जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है वो होता है पॉजिटिव। तो यहां से हम -cos θ2 को सीधा cos थीटा भी लिख सकते, cos θ2 भी लिख सकते, जैसे cos -θ का वैल्यू सीधा cos थीटा होता है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। तो जो ई परपेंडिकुलर हमें आ चुका है, सॉरी पैरेलल, परपेंडिकुलर तो निकाल चुके हैं, ये पैरेलल है, तो ये हो जाएगा -k लैम्डा बाय a, और यहां से आ जाएगा cos θ1 माइनस में cos θ2, cos θ1 माइनस में cos θ2। अब देखो ये साइन को अंदर कर देंगे, तो ये जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है प्लस हो जाता है। तो हम लोग जब हमेशा से लिखते हैं कि जो प्लस वाला टर्म है उसको पहले लिखते हैं, जो माइनस वाला टर्म है उसको बाद में लिखते हैं। तो cos θ2 माइनस में cos θ1, तो ये आ गया हमारा ई पैरेलल, और इसको हम तो पहले से ही याद करके रख चुके हैं, सही है। तो ये ड्राइव होकर के आ चुका है, लेकिन ये डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ऐसा कोई नहीं पार्ट था जहां पे तुम्हें समझ नहीं आया होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें, अगर तुम्हें दिमाग में आ रहा है कि सर ये नेगेटिव साइन था, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते, तो कोई दिक्कत कर दो, लेकिन हम इसको पॉजिटिव रखें, और इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होगा, और इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।